धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति दर्जा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा हो जाता है समाप्त। महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। एससीओ को स्थानीय कमीशन मिलेगा। सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों को पेंशन का भी है अधिकार। गुरुग्राम बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लिया आड़े हाथों। कहा, पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश। जांच अधिकारी और पुलिस आयुक्त को हटाने का दिया निर्देश। संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी, कार्रवाई की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को यूएपीए मामले में तेजी लाने का दिया निर्देश। कहा, 1 साल में ट्रायल पूरा करने की प्रतिबद्धता जरूरी। राज्यों को स्पेशल कोर्ट की संख्या बतानी होगी। हाईकोर्ट स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। 17 राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल से मांगा जवाब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। हरियाणा के गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है और मामले की गंभीरता को कम करके दिखाया है। अदालत ने पाया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया पास्को एक्ट की धारा 6 या गंभीर यौन उत्पीड़न लागू होती थी, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर इसे धारा 10 या कम गंभीर अपराध के तहत दर्ज किया। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि पुलिस ने पूरी तरह से आरोपियों को बचाने के लिए प्रयास किए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया न केवल लापरवाह थी, बल्कि इससे पीड़िता को दोबारा मानसिक आघात झेलना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से कानून के खिलाफ थी। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी नजनीन भसीन के नेतृत्व में एसआईटी गठित की और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त व जांच अधिकारी को मामले से अलग कर दिया है। साथ ही संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर 4 साल की बच्ची के मामले में ऐसी संवेदनहीनता है तो कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तय करना अदालत का काम है कि कौन सी धारा लगेगी, न कि पुलिस या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। अदालत ने यह भी पाया कि बच्ची और उसके परिवार को जांच के दौरान बार-बार परेशान किया गया, जिससे पीड़िता को और भी अधिक मानसिक कष्ट हुआ। न्यायमूर्ति बागची ने इसे पीड़िता के प्रति सबसे खराब तरह का अपमान बताया, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक 4 साल की बच्ची पर शक करना बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के रवैये पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सदस्यों ने बच्ची के साथ बेहद असंवेदनशील व्यवहार किया और उन्हें खुद बच्ची के घर जाना चाहिए था। कोर्ट ने उन्हें शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता पर भी संदेह जताया और उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा मैक्स अस्पताल के एक डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कथित तौर पर मेडिकल रिपोर्ट में बदलाव किया था। कोर्ट ने इस बार स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला बच्ची के माता-पिता द्वारा दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। कोर्ट ने पहले भी जांच के तरीकों को चौंकाने वाला बताया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, जिन्होंने कथित तौर पर बच्ची का बयान आरोपियों के पास ही दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि दोषियों को बचाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि सशस्त्र बलों में प्रणालीगत पक्षपात के कारण भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने वाली कई महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित किया गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस महिला अधिकारियों को राहत देते हुए यह टिप्पणी की है। सेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए मूल्यांकन में कम ग्रेडिंग दी गई थी, क्योंकि उनके करियर में प्रगति की संभावना कम मानी जाती थी। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव प्रणालीगत था और इसे ठीक करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। नौसेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। वायुसेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए मूल्यांकन में उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड का उपयोग किया गया था, जो कि उनके करियर में प्रगति की संभावना को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव प्रणालीगत था और इसे ठीक करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। सेना के लिए कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन के लिए विचार अब केवल पुरुष अधिकारियों के लिए नहीं है। जिन महिला अधिकारियों को पहले ही स्थायी कमीशन दिया गया है, उनकी स्थिति को बिगाड़ा नहीं जाएगा। नौसेना के लिए कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2020 में आयोजित चयन बोर्ड द्वारा विचार किए गए अधिकारियों के बीच रिक्तियों को बनाने और वितरित करने के लिए अपनाया गया मॉडल तर्कसंगत, गैर भेदभावपूर्ण और गैर अनियंत्रित था। वायुसेना के लिए कोर्ट ने कहा कि 2019 में स्थायी कमीशन के लिए न्यूनतम प्रदर्शन मानदंड पेश किए जाने से पहले महिला अधिकारियों को उचित अवसर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा मानते हुए पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक दलित व्यक्ति जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस PK मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने कहा, कोर्ट ने कहा, हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता है। किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। यह निर्णय एक पादरी चन्नाथा आनंद की अपील पर दिया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एक अकल्ला रामी रेड्डी और अन्य लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। आनंद ने SC/ST अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और पुलिस ने उसी के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। रामी रेड्डी ने तब हाई कोर्ट में मामला रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस N हरिनाथ ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया था, क्योंकि आनंद ने ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद अपना SC दर्जा खो दिया था और इसलिए SC/ST अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास SC प्रमाण पत्र होने से उनके मामले में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं होता है, जिससे SC दर्जा समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA जैसे गंभीर मामलों में लंबित ट्रायल को तेजी से निपटाने के लिए बड़ा निर्देश देते हुए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि 1 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें कितनी स्पेशल कोर्ट की जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें यह तय करें कि UAPA मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए कितनी एक्सक्लूसिव अदालतें स्थापित करनी होगी। साथ ही स्पष्ट प्रतिबद्धता भी देनी होगी कि हर ट्रायल हर हाल में 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। अदालत ने राज्यों को 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित हाईकोर्ट आवश्यक कदम उठाकर इन अदालतों के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करे। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी CBI और अन्य जांच एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि हर ऐसी अदालत के लिए कम से कम समर्पित लोक अभियोजक उपलब्ध कराया जाए। जहां अभियोजकों की कमी हो, वहां केंद्र और राज्य सरकारें हाईकोर्ट से परामर्श कर विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनका जवाब मांगा है। यह आदेश अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर चल रहे मामले में दिया है, जिसमें UAPA और अन्य विशेष कानूनों जैसे मकोका कानून के मामले में
लंबित ट्रायल को लेकर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत रद्द कर दी है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी हिरासत को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश अरविंद कुमार और पीबी वरावले की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 मार्च को वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी है, इसलिए अब इस मामले में कुछ भी बचा नहीं है। वांगचुक ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग आधे अधिकतम अवधि की हिरासत काट ली है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी हिरासत रद्द करने का फैसला किया। वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत को चुनौती देते हुए कहा था कि वांगचुक को उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए सभी संबंधित दस्तावेज नहीं दिए गए थे। इस बात पर विवाद था कि प्रशासन ने वांगचुक को उनके भाषणों के वीडियो दिए थे या फिर नहीं। प्रशासन ने दावा किया था कि उन्होंने वांगचुक को एक पेन ड्राइव में वीडियो दिए थे, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या वांगचुक को वास्तव में उन्हें देखने का अवसर मिला था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रशासन वांगचुक के भाषणों का बहुत अधिक अर्थ निकाल रहा है। बेंच ने भाषणों के अनुवाद में कुछ विसंगतियों को भी उजागर किया था, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को संबंधित करना चाहा था। इसके बाद मामला समय समय पर स्थगित किया गया था, जब तक कि केंद्र सरकार ने हिरासत रद्द नहीं कर दी। वांगचुक की हिरासत को लेकर कई सवाल उठाए गए थे, जिनमें से एक ये था कि क्या उनकी हिरासत वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी भी या फिर नहीं। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा था कि उनकी हिरासत गैर कानूनी है और उन्हें राजनीतिक कारणों से हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता की ऑरेंज लाइन मेट्रो परियोजना को पूरा करने में देरी करने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने परियोजना को पूरा करने में जिद्दी रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जयमाल्या बागची और न्यायाधीश विपुल पंचोली शामिल थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को चिंगरीघाटा जंक्शन को पर पटरी मेट्रो पिलर के निर्माण के लिए 2 लगातार सप्ताहांकों में यातायात नाकेबंदी की तारीखों की पहचान करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने त्योहारों के कारण यातायात नाकेबंदी नहीं करने का बहाना बनाया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायाधीश बागची ने कहा, आपने हाईकोर्ट को बताया था कि त्योहारों के कारण पुलिस समर्थन नहीं दे सकते हैं। आपके लिए विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार है। हम एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहते कि कृपया हमें बचाएं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह एक विकास मुद्दा है, इसे राजनीतिक में ना घसीटे। राज्य सरकार ने यातायात सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की चिंता का हवाला देते हुए अतिरिक्त समय देने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के गंभीर लापरवाही के बावजूद संयम दिखाया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह एक ऐसा मामला था जहां आपके मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कुछ कार्रवाई का सामना करना चाहिए था। यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी की पूरी तरह से उपेक्षा है। यह परियोजना को राजनीतिक बनाने का एक प्रयास है जहां कोई मुद्दा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के व्यवहार परियोजना को पूरा करने में देरी करने का एक जानबूझ का प्रयास है। न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई और कहा कि मेट्रो परियोजना अब समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। राज्य सरकार के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को कड़ी आलोचना की है। यह मामला की उस समय सामने आया जब हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत दे दी, जबकि उसके खिलाफ गंभीर आरोप और प्राथमिक सबूत मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना ठीक से विचार किए सिर्फ औपचारिक तरीके से जमानत दे दी। यह मामला जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया। बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को समझने में लापरवाही की और उपलब्ध सबूतों को नजरअंदाज कर दिया।
हाईकोर्ट के अनुसार दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह गलत था। उसने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं की, केवल इस आधार पर जमानत दे दी कि आरोपी कुछ समय से जेल में था और गवाहों की जांच में देरी हो रही थी, जो इस मामले में पर्याप्त कारण नहीं थे। कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत महिला के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण सबूत था जिसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा कानून में जो प्रावधान है कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ एक प्रारंभिक धारणा बनती है, उसे भी ध्यान में नहीं रखा गया। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार शादी के लगभग 1.5 साल बाद महिला की अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर पर बाहरी और अंदरूनी चोटों के निशान पाए गए। मृतका की मां ने पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि महिला की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई, जिससे खून बहा और उसे सदमा लगा। रिपोर्ट में शरीर पर अन्य चोटों की भी पुष्टि की गई। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने दूसरी बार में आरोपी को जमानत दे दी। इसके खिलाफ मृतका की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पहले एक मामले शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला भी दिया। उसमें कहा गया था कि जब किसी मामले में आरोपी की सीधे संलिप्तता के संकेत मिलते हैं तो दहेज हत्या जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया। साथ ही आरोपी को निर्देश दिया कि वह 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस फैसले की एक प्रति पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी जाए, ताकि वे वहां के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में इसी बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी इसी तरह के मामले में फटकार लगाई थी, जहां बिना पर्याप्त कारण के जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर मामलों में अदालतों को अधिक जिम्मेदारी और सावधानी के साथ फैसले लेने चाहिए। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।